नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो 22 मई 2025 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 202 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पहला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद भी समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी मानक, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना पहले का बी विश्वसनीयता। इसमें यही कह रहा है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद भी, मतलब कोई व्यक्ति मतलब कितनी बार भी कोई भी चेक करे, जैसे आपकी कॉपी है, कोई भी चेक करे, कितनी बार भी चेक करे, समान अंक आ रहा है। मतलब मान लीजिए 500 में 400 आपने प्राप्त किया, 400 में 300 आपने प्राप्त किया, कोई भी चेक करे 300 बार बार आ रहा है, तो ये क्या है? विश्वसनीयता। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए परीक्षण, पुनः परीक्षण विधि, बी समानांतर प्रारूप विधि, सी अर्धविरापन विधि, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ए मध्यमान, बी सहसंबंध, सी मध्यांक, डी बहुलांक। सही जवाब हो जाएगा 3 का बी सहसंबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यमान है, तो ध्यान रखिए 20, 23, 27, 18, 17, 13, 24, 22 इसका मध्यमान पूछा है। तो मध्यमान बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन 8 को जोड़कर 8 से भाग दे दीजिए, जो उत्तर आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो पूरा जोड़ लीजिए, 8 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 8 संख्या है, पूरा जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 बटे 8 बराबर 20.5 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बी 20.5। ठीक है, 4 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रमाणांतर विधि से संबंध गुणांक निकालने का सूत्र है। तो सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, सी 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन कोष्टक के अंदर एन स्क्वायर -1। फार्मूले को याद रखना, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में परिवर्तन करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ए एडम बिन, रेमंड बी कैटल, सी मैकॉल, डी हेंडरसन। सही जवाब हो जाएगा बी रेमंड बी कैटल। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है? ए मूल्यांकन, बी मापन, सी आकलन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा ए मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, आकलन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? ए व्यक्तिगत शिक्षार्थी, बी सीखने समुदाय, सी एक अकादमिक कार्यक्रम, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है? ए मध्यमान, बी माध्यिका, सी बहुलक, डी मानक विचलन। सही जवाब हो जाएगा बी माध्यिका। आप लोग ध्यान रखना, जवाब देते रहें, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो जवाब दे सकते हैं। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग जवाब देते चलें। निश्चित रूप से आप क्या हो, साथ में बने रहेंगे तो प्रश्न आपको याद होता जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या है कि आप डाइवर्ट हो सकते हैं, तो गलत होगा कोई बात नहीं। ठीक है, बार बार प्रश्नों को पढ़िए, बस मैं एक शब्द बार बार कह रहा हूँ कि आप बार बार पढ़िए। इस पेपर में अक्सर थोड़ा सा कठिन माना जाता है, उसका रीजन है कि यहाँ मैथ वगैरह भी है, स्टैटिक्स। ठीक है, फिर भी इसी पेपर में बच्चे 74, 76, 78 मतलब 80 में 78 अंक 78
प्राप्त किए, तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। और नॉर्मली आप पढ़ेंगे 85% बन जाएगा। जो ठीक से मेहनत कर रहे होंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ 90+ बन जाएगा। 93, 94, 95% तक बच्चे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ 50% के आसपास 47-48% बच्चे बिना सब्सक्राइब के देखते हैं, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। तो प्रश्न है, मूल्यांकन किस पर आधारित होता है? ए पाठ वस्तु, बी उद्देश्य, सी दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी दोनों पर, पाठ वस्तु और उद्देश्य दोनों पर। अगला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? ए नामित विक्रमित, सी समांतराल, डी अनुपात स्तर। सही जवाब हो जाएगा डी अनुपात स्तर। मापन का सबसे निम्न स्तर नामित स्तर है। ध्यान रखना, मापन का सबसे उच्च स्तर अनुपात स्तर, लेकिन सबसे निम्न स्तर नामित स्तर है। दोनों याद रखना, दोनों पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, और आगरा यूनिवर्सिटी में ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, कोठारी कमीशन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ए मानक निर्माणात्मक, सी योगात्मक, डी सीसीई। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए मानक। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं, तो ए अधिगम आवश्यकताओं की जांच भी शैक्षिक सुधार, सी शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया? ए बी एस ब्लूम द्वारा, बी सिम्पसन द्वारा, सी कृथवाल द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी सिम्पसन द्वारा। ध्यान रखना, क्रियात्मक पक्ष, ठीक है, भावात्मक पक्ष कृथवाल, इस पॉइंट को ध्यान रखना। क्रियात्मक पक्ष का विकास किसने किया था? तो सिम्पसन। ज्ञानात्मक पक्ष देखिए 3 पक्ष हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष बी एस ब्लूम 1956, भावात्मक पक्ष कृथवाल 1964, क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन 1969। तीनों के 6-6 पक्ष हैं। ठीक है, अगर याद रहे तो बेस्ट रहेगा, हर साल लगभग प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है? ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना सी, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, मध्यमान का सूत्र है? सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, मध्यमान बराबर, मध्यमान अर्थात यम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, एडगर डेल। अगला प्रश्न है, किसने कहा विस्मरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है? ए मन बी ट्रेवर, सी फ्रायड, डी स्किनर। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, फ्रायड। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण प्रथम बार किस विदेशी विश्वविद्यालय में विकसित हुई? सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, स्टैनफोर्ड। सूक्ष्म शिक्षण जैसे पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में डॉय डब्ल्यू एलन और उसके सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एक निर्देशात्मक तकनीक है जिसका उपयोग अक्सर शिक्षा में किया जाता है, या विशिष्ट शिक्षण कौशल में सुधार करने के लिए शिक्षण की जटिल कार्यों को प्रबंधनीय भागों में सरल बनाने में काम आता है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने विकसित किया था? ए हल, बी मैकडूगल, सी फ्रायड, डी स्किनर। सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, मैकडूगल। अगला प्रश्न ध्यान रखना, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल है। इन्होंने मनुष्य के लिए 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने भी मूल प्रवृत्तियों की अवधारणा प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 22 का डी, ये सभी, प्री आकलन, फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन, तीनों। अगला प्रश्न है, प्री आकलन या शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले किया जाता है। इसका उपयोग छात्रों की पूर्व ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। या शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि छात्रों को क्या पता है और उन्हें क्या सीखने की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी शिक्षा को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकें। फॉर्मेटिव आकलन या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मतलब आपका पढ़ाई चलती रहेगी और ये आकलन किया जाएगा। इसका उपयोग छात्रों की प्रगति की निगरानी करने और देखने में किया जाता है कि क्या सीख रहे हैं। या शिक्षकों को यह पहचानने में मदद करता है कि छात्रों को किन क्षेत्रों में कठिनाई हो रही है और उन्हें अतिरिक्त सहायता या निर्देश प्रदान करने की आवश्यकता है।
योगात्मक आकलन या प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। जैसे मतलब आप लोगों का एग्जाम है, ये क्या है? सिमेटिक असेसमेंट, योगात्मक आकलन है। ठीक है, इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि छात्रों ने क्या सीखा है। इसका उपयोग छात्रों की ग्रेडिंग, पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने या अगले स्तर पर आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, आकलन अर्थात मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है। ये ज्ञान भी व्यायाम, कुशलताएं, डी रुचियां। सही जवाब हो जाएगा 23 का ध्यान रखना आप लोग, बी व्यायाम। ज्ञान, बोध, अवबोध, सूचना, कुशलता, प्रवृत्तियां, वृत्तियां, मूल्य, बुद्धि, योग्यताएं, रुचियां, शारीरिक स्वास्थ्य आदि। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? आकलन के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं। तो ए शिक्षक मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति, बी शैक्षिक सुधार, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी ए बी दोनों। शिक्षक मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति, शैक्षिक सुधार दोनों। अगला प्रश्न है, सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है। इस शाब्दिक स्तर में भी, अंतराल स्तर में सी, क्रमित स्तर में डी, अनुपात स्तर में। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, अनुपात स्तर में। सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है अनुपात स्तर में। अगला प्रश्न है, आकलन, मापन व मूल्यांकन में संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 26 का ध्यान रखना, सी। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों ही एक दूसरे के सहभागी। सही जवाब हो जाएगा इसका ध्यान रखना, सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, योगात्मक आकलन में निहित है। ए आंकिक, बी ग्रेड, सी अभ्यास कार्य, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अचेतन मन का मापन करती है। ए प्रक्षेपण तकनीक, बी परीक्षण, सी प्रक्षेपण तकनीक, डी साक्षात्कार। सही जवाब हो जाएगा 28 का ध्यान रखना, सी प्रक्षेपण तकनीक। अगला प्रश्न है, संचयी आलेख का उपयोग किया जाता है। ए परामर्श प्रक्रिया में, बी व्यवसायिक निर्देशन में, सी शैक्षिक निर्देशन में, डी उपरोक्त किसी में नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी शैक्षिक निर्देशन में। अगला प्रश्न है, अच्छे परीक्षण की विशेषता है। तो ए विश्वसनीयता, विवैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य कितने होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 31 का बी, 3 होते हैं। ठीक ठीक, कौन कौन से? तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, तीनों याद रखना। ज्ञानात्मक पक्ष का विकास बी एस ब्लूम ने 1956 में किया, भावात्मक पक्ष का कृथवाल ने 1964 में, क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन ने 1969 में। ठीक है, तीनों याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत है। तो सही जवाब हो जाएगा 32 का ध्यान रखना, सी दो खंडों का सिद्धांत। बुद्धि को दो कारक सिद्धांत या चार्ल्स स्पीयर ने 1923 में प्रस्तावित किया था। उसके सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं, जी कारक, यश कारक। जहाँ जी सामान्यकृत कारक के लिए होता है और यश जो है विशिष्ट कारक के लिए होता है। तो क्लियर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षक नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा 33 का ध्यान रखना, सी एम पी आई नहीं है। बाकी TAT, रोसा स्याही धब्बे का परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण तीनों हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी गाल्टन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संज्ञानात्मक तत्व नहीं है। ये लचीलापन, बी स्मृतिकरण, सी धारा प्रवाहिता, डी मौलिकता। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी स्मृतिकरण। सृजनात्मकता के तत्वों का सही क्रम प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तार है। अगला प्रश्न है, जेड प्राप्तांक में समूह का मध्यमान सदस्य होता है। तो ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए 0 होता है। ठीक है, जेड प्राप्तांक में मध्यमान सदस्य 0 होता है। ठीक है, और विचलन जो है 1 होता है। दोनों ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, प्राप्तांक का सही सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा 37 का ध्यान रखना, ए टी बराबर 50 + 10 सिग्मा, 50 + 10 x - m अपान सिग्मा। ठीक है, n + x - m अपान सिग्मा। टी प्राप्तांक का सही सूत्र है 50 + 10 x - m अपान सिग्मा। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आर्मी अल्फा टेस्ट है।
ए वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सी सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, डी सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है IQ का सूत्र है तो ए सी ए अपान एम ए गुणित 100, बी एम ए अपान सी ए गुणित 100, सी ए इंटू एम ए अपान 100, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, एम ए अपान सी ए इंटू 100। अगला प्रश्न है अनुसूची के प्रकार हैं ए अवलोकन अनुसूची, बी साक्षात्कार अनुसूची, सी मूल्यांकन अनुसूची, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है उत्तम आकलन उपकरण की कसौटी को कितने भागों में बांटा गया है? ये व्यवहारिक कसौटी, बी तकनीकी कसौटी, सी, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना सी, व्यवहारिक और तकनीकी कसौटियां। उत्तम आकलन उपकरण की कसौटी को 2 भागों में बांटा गया है, तकनीकी कसौटी मानक। तो इसमें क्या है ध्यान रखना, तकनीकी कसौटी में मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विभेदकारिता, मानक विशिष्टता है। और व्यवहारिक कसौटी में उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, मितव्ययिता, उपयोगिता, ग्रहणता, प्रतिनिधित्व, सुगम भाषा, सक्षमता। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। वस्तुनिष्ठ है उपकरण की ए व्यवहारिक कसौटी, बी तकनीकी कसौटी, सी, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, तकनीकी कसौटी। सेम चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें क्या था, वस्तुनिष्ठता क्या है, तकनीकी कसौटी। अगर आप देखेंगे तकनीकी कसौटी में कौन कौन आता है तो मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ठीक है, वैधता, विभेदकारिता, मानक विशिष्टता। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है ए विश्वसनीयता, बी निर्माण में कठिनता, सी अंकन में सरलता, डी वैधता। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, निर्माण में कठिनता। अगला प्रश्न है ब्लूप्रिंट को कहा जाता है ए त्रिदशा सूत्र, बी त्रिध्रुवी, सी, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, त्रिदशा सूत्र, त्रिध्रुवी। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्ध निकालने की विधि है तो ए मानसिक आयोपान वास्तविक आयु गुणित 100, बी मानसिक आयोपान वास्तविक आयोपान मानसिक आयु गुणित 100, सी मानसिक आयोपान ऋणात्मक आयु गुणित 100, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बुद्धि लब्ध निकालने की विधि है, सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, मानसिक आयोपान वास्तविक आयु गुणित 100। अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो बुद्धि लब्ध और क्या होता है, मानसिक आयोपान वास्तविक आयु या शारीरिक आयु गुणित 100, या फिर एम ए अपान सी ए गुणित 100, या फिर मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज गुणित 100। हर तरह से पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अर्थात अशाब्दिक परीक्षण है ए पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, बी बेचलर वैल्यू टेस्ट, सी आर्मी बीटा टेस्ट, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रक्षेपण विधियों में रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का निर्माण किया तो ये थर्स्टन रोसा ने, बी बिने ने, सी हरमन रोसा, डी साइमन रोसा। सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना सी, हरमन रोसा। अगला प्रश्न है रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट में कार्ड की संख्या है तो सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, 10। अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया तो ए लियोपोल्ड वैलक, बी मॉर्गन एवं मुरे, सी बी ने साइमन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी मॉर्गन एवं मुरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को 1930 के दशक में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी मरे मॉर्गन तथा क्रिस्टीना द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं ए प्रस्तावक परीक्षण, बी शिक्षक निर्मित परीक्षण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, ए बी दोनों, प्रस्ताविक परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षक निर्मित परीक्षण है तो ए आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, बी मौखिक परीक्षण, सी निबंधात्मक परीक्षण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, उपरोक्त सभी। लिंक आप प्ले डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 202 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है मानकीकृत परीक्षण वही है जिसमें हो ए विश्वसनीयता, बी वस्तुनिष्ठता, सी वैधता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है वैधता के प्रकार नहीं है ए विषय वस्तु वैधता, बी उदाहरण वैधता, सी पूर्व कथन वैधता, डी समवर्ती वैधता।
सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, उदाहरण वैधता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण बनाते समय किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 54 का बी, मनोरंजन। शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शैक्षिक प्रक्रिया रखना चाहिए, लेकिन मनोरंजन उपलब्धि परीक्षण बनाते समय मनोरंजन का ध्यान रखना बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं? तो ये बालकों के लिए भी, निरक्षरों के लिए, गूंगे बहरों के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं। तो ये चेतन मन बी, अर्धचेतन मन सी, अचेतन मन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 56 का सही जवाब है डी, नहीं अचेतन मन, 56 का सी रहेगा। ठीक है, प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं, तो यहाँ ध्यान रखना सी रहेगा। ठीक है, अचेतन मन। ठीक है, प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन के मापन करती हैं, तो अचेतन मन के। ठीक है, इसमें ध्यान रखना अचेतन मन, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षकों के दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? तो ए व्यवहारिकता एवं उपयोगिता बी, वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता सी, विश्वसनीयता एवं वैधता डी, विश्वसनीयता एवं उपयोगिता। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, विश्वसनीयता एवं वैधता। विश्वसनीयता, वैधता, विश्वसनीयता और उपयोगिता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक अपान बुद्धिलब्ध गुणांक गुणित 100। अगला प्रश्न है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए। तो ए विश्वसनीयता, बी व्यापकता, सी वैधता, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना ए, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 100 से 120 बुद्धिलब्ध के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? तो ए प्रतिभाशाली, बी अतिश्रेष्ठ बुद्धि, सी श्रेष्ठ डी सामान्य बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, श्रेष्ठ बुद्धि। ध्यान रखना 90 से अर्थात 91 से 110 जो है सामान्य आते हैं। ठीक, 140 या 140 प्लस जो है ये प्रतिभाशाली आते हैं। ठीक है, तो 100 से 120 जो है श्रेष्ठ बुद्धि, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण में 6 छात्रों का प्राप्तांक 67, 65.5, 13.2, 15, 12, 18.3, इसका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्य कैसे निकलता है? मैंने बताया संख्याओं का योग बटे संख्या कर दिए, 6 संख्या 6 से भाग दे दिए इन पूरों को जोड़कर। ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो इसको कैसे निकालते हैं? समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग अपान आंकड़ों की संख्या, पूरा जोड़ लीजिए बटे 6 से भाग कर दीजिए, तो 151 बटे 6, 31.83। ठीक है, 31.83 सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? तो 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1923। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी 1922। भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1922 में C.H. राइस द्वारा बिने परीक्षण के भारतीय अनुकूल से प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बिने ने कब जोड़ा? सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, 1908 में। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने थियोडोर साइमन के साथ मिलकर 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया। उन्हें मानसिक आयु शब्द को 1908 में द स्केल ऑफ इंटेलिजेंस नामक पुस्तक में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, यदि बालक की आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 11 वर्ष है तो उसकी ज्ञान उपलब्धि क्या होगी? सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, 110। आई के बराबर क्या होता है? हमें 5 सी गुणित 100। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें क्या बोला है, बालक की ज्ञात आयु इतनी और मानसिक आयु, तो सूत्र क्या होता है? आयु के बराबर मानसिक आयु पान शारीरिक आयु। मानसिक आयु कितना है? 11। शारीरिक मतलब ज्ञात आयु या शारीरिक आयु कितना है? 10 गुणित 100 कर दीजिए। ठीक है, तो 1 जीरो से यहाँ काट दीजिए, 11 गुणित 10 बराबर 110 आ जाएगा। ठीक है, तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 66 का डी, मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर हैं। क्या क्या?
ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? मूल्यांकन। और प्रथम स्तर ज्ञान है। ये सारा आप याद रखना, ठीक है। इसलिए भावात्मक पक्ष के 6 स्तर हैं। पहला ग्रहण, अंतिम चैत्रीकरण। क्रियात्मक पक्ष के 6 स्तर हैं। पहला उद्दीपन, अंतिम जो है आदत निर्माण। ये सारा चीज आप याद रखना। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर हैं: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अंतिम क्या है? मूल्यांकन और प्रथम ज्ञान। अगला प्रश्न है, दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, क्रोनबेक। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है तो a -1 से 0, b -1 से +1, c 0 से +1, d इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना बी, -1 से +1 तक। अगला प्रश्न है, मानक विचलन निकालने का सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, √ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा एफ डी माइनस सिग्मा एफ डी अपान एन का होल वर्ग। ठीक, सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, यदि समांतर माध्य 20 माध्यिका 25 हो, समूह का बहुलक क्या होगा? आपको पता है बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, 3 माध्यिका क्या है? 25, 2 माध्य क्या है? 20। तो वे दूनी 40, 25 × 75, 75 माइनस 40, 4 3 7, 35 आ जाएगा, 35 हो गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 70 का डी, 35। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य मान रख दीजिए। ठीक है, 35 आ गया। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक वंशानुगत नहीं होता या वातावरण द्वारा अर्जित कारक है? परीक्षण एवं वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो सही जवाब हो जाएगा 71 का, ध्यान रखना बी, यस कारक। चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि को 2 कारक सिद्धांत दिया था, जी कारक और यस कारक। जी कारक को सामान्य बुद्धि के रूप में जाना जाता है, जो सभी नागरिकों के कार्यों में योगदान देता है। यस कारक विशिष्ट बुद्धि के रूप में जाना जाता है, जो विशिष्ट कार्यों की क्षमताओं का लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि संगीत, स्थानिक यंत्र आदि। स्पीयरमैन का मानना है कि जी कारक आंशिक रूप से वंशानुगत होता है, जबकि यस कारक वातावरण से अधिक प्रभावित होता है। यस कारक में शिक्षा, अनुभव, प्रशिक्षण जैसी चीजें शामिल हैं, इसलिए यस कारक वंशानुगत नहीं होता, बल्कि यह परीक्षण वातावरण द्वारा अर्जित होता है। अगला प्रश्न है, टी स्कोर का सही सूत्र है। तो सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना आप लोग डी, टी स्कोर बराबर 10x - m अपान सिग्मा प्लस 50। और ऊपर देख लेंगे 50 पहले था, उसके बाद 50 + 10 था ना, तो बात एक ही हुई, चाहे यहाँ पर पहले कर दी चाहे पीछे कर दीजिए। डी इसका सही जवाब है। ठीक है, टी स्कोर का मध्यमान 50 और प्रमाणिक विचलन 10 होता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षण और परीक्षकों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और व्याख्या से है। सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, फर्गूसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक क्या है? मतलब माध्यिका पूछा है। तो 7, 10, 8, 12, 9, 11, 7। ठीक है, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है, क्या है? विषम है। तो अगर विषम है तो माध्यिका बराबर क्या होता है? n + 1 अपान 2वां पद। ठीक है, 7 है, 7 1 8 हो गए बटे 2, अर्थात चौथा पद चाहिए। तो इसको पहले आरोही अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए फिर बढ़ते हुए किसी क्रम में सजा ली। सबसे छोटा क्या है? 7 है, 7 2 बार आया है, 7 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो चौथा चाहिए, चौथा क्या है? 9 है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 74 का बी, 9। और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब पदों की संख्या विषम है तो माध्यांक बराबर क्या होता है? n + 1 अपान 2वां पद। ठीक है, इस चीज का हल कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भावात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 75 का सी, 6 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारणा, व्यवस्थापन, चैत्रीकरण। चाहे ज्ञानात्मक पक्ष हो, भावात्मक पक्ष हो या क्रियात्मक पक्ष, तीनों के 6 उद्देश्य हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारणा, व्यवस्थापन, चैत्रीकरण। सबसे उच्च क्या है? चैत्रीकरण। सबसे निम्न क्या है? अग्रहण। अगला प्रश्न है,
किसने कहा मनोवैज्ञानिक परीक्षण दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है? सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, क्रोनबेक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद का उदाहरण है? ए रिक्त स्थानों की पूर्ति भी बहुविकल्पी प्रकार के पद, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अमानकीकृत पद प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद भी प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण पद। प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद सरल प्रत्यास्मरण, रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण पद सत्य असत्य, बहुविकल्पीय, मिलान पद, वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, बुद्ध सामवर्धिक अनुपातिक चिंतन है, किसने परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, टीएटी का पूरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, प्रमाणित अंतर्बोध परीक्षण। टीएटी थीमेटिक एप्रिसिएट टेस्ट, प्रासंगिक बोध परीक्षण। ठीक, प्रासंगिक बोध परीक्षण मोरे की औसतता सिद्धांत पर आधारित और इसे मॉर्गन एंड मोरे द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्ध है? सही जवाब हो जाएगा 80 का, 140 से ऊपर। अगला प्रश्न है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्ध का आविष्कारक कौन है? सही जवाब हो जाएगा डी, ध्यान रखना 81 का सही जवाब हो जाएगा डी, में से कोई नहीं है। स्किनर, भाटिया, राइस कोई नहीं है। ठीक है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्ध का आविष्कारक कौन है? इसमें कोई नहीं, क्योंकि आपको ही पता है बुद्धिलब्ध IQ बराबर क्या है। इसको ईस्टर्न ने दिया 1912 में, MA/CA। ठीक है, उसके बाद टर्मन ने MA/CA गुणित 100 किया। भाटिया बुद्ध परीक्षण से संबंधित नहीं बल्कि बुद्धिलब्ध से यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो भाटिया बुद्ध परीक्षण यहाँ बुद्ध परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, ये बुद्धिलब्ध से नहीं है, तो यहाँ पर पूछा गया है बुद्धिलब्ध पूछा गया है। ठीक है, तो बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्ध का आविष्कारक कौन है? तो बुद्धिलब्ध का इसमें कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का डी। अगला प्रश्न है, जलोटा टंडन बुद्ध परीक्षण किस विश्वविद्यालय ने बताया? सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस। अगला प्रश्न है, बहुबुद्ध का प्रत्यय किसने दिया? ए गार्डनर, बी स्पीयरमैन, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए गार्डनर। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना आप लोग, बी गिलफोर्ड। किसने परिभाषित किया? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, क्रो एंड क्रोक। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद होती है? सही जवाब हो जाएगा 86 का बी, ड्रेवर। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है? एक, कल्पना एवं विस्तार, बी मौलिकता एवं लचीलापन, सी जिज्ञासा एवं प्रेरणा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की समस्या को हल करने का रास्ता क्या है? ए मूल रास्ता एवं तरीका, बी सटीक तरीका, सी तीव्र तरीका, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मूल रास्ता या तरीका। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता शब्द लैटिन भाषा के शब्द से आया? ए क्रिएट, बी क्रियर, सी क्रियर, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, क्रियर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, लेकिन रचनात्मक बच्चे सदैव होते हैं। ए बुद्धिमान, बी रचनात्मक, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 90 का बी, रचनात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सृजनात्मकता पर गिलफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था? ए उत्पाद सुधार कार्य, बी चित्र पूर्णता परीक्षण, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए भी दोनों, उत्पाद सुधार कार्य, चित्र पूर्णता परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? ए मानसिक, बी भौतिक वातावरण, सी सामाजिक वातावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 92 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि के आकलन से संबंधित है? ए प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बी बाकर मेहंदी परीक्षण, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 93 का, 93 का सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, कौन सा बुद्ध परीक्षण के आकलन से संबंधित है? प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बाकर मेहंदी परीक्षण, तो डी इसमें से
कोई नहीं। ठीक है। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण में व्यक्तित्व मापन किया जाता है, जबकि बाकर मेहती परीक्षण में सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित है। ठीक है। इसमें क्या पूछा है, तो ध्यान रखना, इसमें पूछा है बुद्ध की आकलन। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना ग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, हुआ एवं फ्रीड ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। बी, या पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है। सी, या पृष्ठपोषण के लिए उपयोग किया जाता है। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? ए, वैधता, बी, विश्वसनीयता, सी, कठिनाई, डी, वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 96 का सी, कठिनाई। अगला प्रश्न है, आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है। ये वैध, बी, विश्वसनीयता, सी, व्यापक, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 97 का बी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? ए, प्रशासन, बी, आंकन, सी, परीक्षण की लंबाई, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 98 का सी, परीक्षण की लंबाई। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र क्या है? तो ए, शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, बी, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, सी, ए, बी, दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी, दोनों। अगला प्रश्न है, वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है। ए, औपचारिक आकलन, बी, योगात्मक आकलन, सी, वस्तुनिष्ठ आकलन, डी, संपादन आकलन। सही जवाब हो जाएगा बी, योगात्मक आकलन। वर्ष के अंत, जैसे आपको जो एग्जाम हो रहा है, ये क्या है? योगात्मक आकलन है। विद्यालय में सत्र भर चलने वाले मूल्यांकन का प्रकार फॉर्मेटिव आकलन है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ए, औपचारिक आकलन, बी, वस्तुनिष्ठ आकलन, सी, पोर्टफोलियो आकलन, डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, औपचारिक आकलन। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन सतत एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को समानतः 10 भागों में विभक्त किया गया है। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 202 जहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 8, इसके बाद कोशिश करेंगे हम लोग 203 हल करेंगे। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, बीएड सेकेंड ईयर की एग्जाम देने जाए, समय थोड़ा सा कम रहता है। बाकी फर्स्ट ईयर का भी हम लोग हल करते कोशिश करते हैं, देखते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर का आप लोग ध्यान रखना, जो फर्स्ट ईयर बच्चे हैं, जो हम लोग पुराना हल किए हैं, प्रैक्टिस से सॉल्व कीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सारे महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर आप लोग जाया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं उन्हें शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।